Hello students. Today we are going to start our next topic in the human eye and the colorful world. पिछली बार हम लोगों ने टॉपिक के अंदर देखा था कि हाउ द लाइट बीम्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म। ओके, हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की थी। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारी ह्यूमन आई है तो उसके अंदर हम लोगों के डिफेक्ट्स जो है वो किस तरह से हो सकते हैं। जनरली हम लोगों के तीन टाइप्स के डिफेक्ट्स हो सकते हैं: नियर साइटनेस, और इट इज कॉल्ड एज द मायोपिया. Also, we have seen the hypermetropia, also called as the farsightedness, and also we have seen the presbyopia. In nearsightedness, we have seen that we can see the near objects clearly, but we cannot see the distant object clearly. In hypermetropia, we have seen that in these types of defect, we can see the far object, the distant object clearly. ओके, बट वी कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। और प्रिस बायोपिया यानी कि अगर किसी को भी दोनों टाइप के डिफेक्ट्स है आइज के अंदर, जिसको नज़दीक का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, तो वो भी हम लोग करेक्शन कर सकते हैं बाई दी बाईफोकल लेंस। और सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रिफ्रैक्शन होता है लाइट ऑफ बीम का, तो उसके अंदर दो टाइप्स के रिफ्रैक्शन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो जब भी वो एयर से ग्लास में जाएगा और ग्लास से फिर एयर में आएगा। ओके, फिर हम लोगों ने डायग्राम भी ड्रॉ किया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने बात की थी, सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखी थी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रिज्म का डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास ऑफ प्रिज्म। ये वाला जो है वो हम लोग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। जनरली इसके अंदर होता क्या है, तो जनरली हम लोग बात करते हैं इसकी कि भाई हम लोगों का हमारा जो प्रिज्म है, अगर उसके अंदर से मैं सिंपल यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ एक प्रिज्म को, तो प्रिज्म के अंदर से जैसे ही मैं एक वाइट लाइट की बीम जो है वो ड्रॉ करूंगा, तो क्या होगा। सबसे पहले मेरे को मालूम है अगर ये वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट जो है वो क्या होगी, पहले तो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होके पहले यहाँ पर क्या होगी, इस तरह से कलर के अंदर डिवाइड होंगी। और फिर यहाँ से और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका। और ये जो एक एक लाइट है उसका नाम क्या होगा, वो होगी सीक्वेंस के अंदर विबग्योर। कहाँ क्या नाम होगा, विबग्योर। यहाँ से एक और भी ले लेते हैं, चलो एक सेकंड, यहाँ से मैं थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ, वरना आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या ड्रॉ कर दिया। ओके, यहाँ से मैं एक और लाइन निकाल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ओके, तो ये जो है वो विबग्योर है। विबग्योर यानी कि हमारा नेचुरल रेनबो जो होता है वो इसी सीक्वेंस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। बट ये जो रेनबो हम लोगों ने फॉर्म्ड किया है वो किस तरह से मिला है, वो मिला है वाइट लाइट के थ्रू मिला है। इसके दो रिफ्रैक्शन हुए, इसकी वजह से हम लोगों को रेनबो जो है वो देखने को मिला है। और ये जो है वो सीक्वेंस को हम लोग याद रखेंगे, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं विबग्योर को। और ये यही सीक्वेंस में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर से आप ये भी पता लगा सकते हो कि सबसे कम जो लाइट डिफ्लेक्ट हुई है वो कौन सी हुई है, रेड हुई है। और सबसे ज्यादा जो हुई है वायोलेट हुई है। तो ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, वो हम लोगों को पता चलेगा फ्रॉम दिस फिनोमिना। और इस 7 कलर्स को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। और ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना क्रिएट हुआ है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। और ये मैं पूरा जो फिनोमिना है अभी आपको पीछे कलरफुल फिगर के अंदर दिखाऊंगा। ये तो आप बोलोगे कि सर आपने तो कुछ ड्रॉ ही नहीं किया, हम क्यों ड्रॉ करें एग्जाम के अंदर। तो इस तरह से नहीं होता, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं ड्रॉ नहीं करूँ तो चलेगा। ओके, यहाँ पर जो है वो आपका पूरा का पूरा फिनोमिना है। और मैंने जैसे कि बोला है आप लोगों को इसी तरह से ड्रॉ करना है। कलरफुल नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा, मेरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉ करोगे तो भी चल देगा।
ओके, पर ड्रॉ करना है अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। और फिर ऐसा ना हो कि इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा हो पर आप लोग लिख ना पाओ। सबसे ज़्यादा जो तीन चीज़ों के बारे में बात करनी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जो स्प्लिट ऑफ बैंड कलर्स क्रिएट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। Also, this phenomena is called as the dispersion of white light, and also the sequence of the spectrum will be the Vibgyor, and that will be called as the violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Okay, you can write like that. अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में बात करते हैं तो ये सिंपल है कि भाई एक प्रिज्म के अंदर से मैं अगर व्हाइट लाइट को पास करूंगा तो वो विबग्योर को प्रेजेंट करेगा। तो उसके साथ में अगर मैं एक रिवर्स जो है उल्टा एक प्रिज्म लगा दूंगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, रेड और विबग्योर को डाल दूंगा, यानी कि 7 लाइट्स ऑफ स्पेक्ट्रम को डाल दूंगा। तो वो सारी इंटरकनेक्टेड होके फिर क्या बन जाएगी, फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगी। ओके, ये तो वही बात हो गई ना, हमारा एनर्जी का कन्वर्जेशन जिस तरह से होता है उस तरह से आप याद रख सकते हो कि यहाँ से व्हाइट लाइट आई, अगर एक जगह से अगर ये वी और आर का मतलब होता है ये वायोलेट और ये रेड, यहाँ पर बीच में सारे कलर होते हैं भाई। ऐसा मत सोचना कि सर दो कलर क्यों हो गए, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर ना हो इस वजह से इन लोगों ने सिर्फ दो रे से हम लोगों को बता दिया है कि इसके बीच में तो सारे कलर होंगे ही। तो वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड के बीच में ये जो कलर्स है ये तो होंगे ही। और ये सारे कलर्स को मैं अगर रिवर्स प्रिज्म के अंदर डाल दूंगा देन आई कैन गेट माय व्हाइट लाइट बैक। ओके, तो इस तरह से हम लोग रिकॉम्बिनेशन यानी कि एक को अगर सीधा रखेंगे तो दूसरे को उल्टा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट से हम लोग फिर से व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब हमारा जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, मेरे मेरे पास एक प्लेन स्लाइड है यहाँ पर। सो जनरली क्या होता है, रेनबो किस तरह से फॉर्म्ड होता है। सो जनरली हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाँ। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उसके अंदर सनलाइट जो है वो आती है। अब क्या होता है कि सनलाइट जब भी आएगी, ये क्या है, सनलाइट है, यहाँ पर सन होगा भाई, कि यहाँ पर सनलाइट आएगी। तो सनलाइट जब भी आएगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर हम लोगों को पता है जैसे ही लाइट गिरेगी तो क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, रिफ्रैक्शन होगा। आप लोगों ने सही बोला, दिमाग के अंदर चल रहा था मेरे को मालूम है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और हमको पता है कि यहाँ से टकराने के बाद वो दूसरी बार बाहर निकलेगा तो दूसरी बार भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन दो बार होता है तो हम लोगों को पता ही है कि क्या होगा, कि अगर कोई ग्लास ऑफ प्रिज्म है या तो फिर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके अंदर दो बार रिफ्रैक्शन होता है तो वो जनरेट क्या करता है, वो जनरेट करता है 7 कलर्स को, यानी कि विबग्योर को। अभी मैं वो लाइट को अगर देखूंगा यहाँ से तो जनरली मेरे को क्या देखने को मिलेगा, वो मेरे को देखने को मिलेगा एज अ रेनबो। यहाँ पर आप लोग दो रिफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से मेरे को क्या देखने को मिलता है, रेनबो देखने को मिलता है, क्योंकि मैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर के रिफ्रैक्शन को देख रहा हूँ। और ऐसा एक वाटर ड्रॉपलेट नहीं होते, ऐसे एटमोस्फेयर के अंदर पूरे के पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स भरे पड़े होते हैं। तो इस वजह से मैं पूरा का पूरा रेनबो फॉर्म्ड होता हुआ देख सकता हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह पर एटमॉस्फेयर के ऊपर हवा में ही कहीं पर वाटर ड्रॉपलेट्स हो। कई बार क्या होता है कि आप लोग छोटे छोटे जगहों पर जहाँ पर जो है वो पानी गिर रहा होता है तो वहां पर से आप लोग क्या देख सकते हो, वहां पर भी एटमॉस्फेयर के अंदर का वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो गए होंगे तो वहां पर से भी आप लोग देख सकते हो कि रेनबो किस तरह से फॉर्म्ड होता है। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हम लोगों को समझाया गया है। देखो जनरली क्या होता है कि भाई रेन ड्रॉप है यानी कि वाटर ड्रॉपलेट, तो उसके अंदर सनलाइट जब भी आती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन करवाती है। और क्या करवाती है, यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि रिफ्लेक्शन की वजह से रेड और वायोलेट यानी कि ऑब्जर्वर यानी कि हमारी ह्यूमन आई, तो वहां पर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। इट इज caused by the dispersion of the sunlight by the water droplets present in the atmosphere. The water droplets act like the small prism
ये मैंने बोला ना कि दो टाइप का रिफ्रैक्शन होता है, तो हमको क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है 7 colors of the spectrum. They refract and disperse the sunlight and then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrops due to the dispersion of sunlight and the internal reflection of by the water droplets. We see the rainbow colors. Okay, this is how we can see the natural rainbow. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और 2 marks के अंदर कभी पूछा जाएगा तो आपको इजीली लिख सकते हो। इसके अंदर ये डायग्राम जो है वो कंपलसरी ड्रॉ करना है भाई। ओके, और सारे पॉइंट्स जो है वो बुक के अंदर भी दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर से भी लिख सकते हो और यहाँ से भी लिख सकते हो। ओके, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर का सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, हमारा ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। ये हमारा पहला पॉइंट है। तो पहले तो हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जनरली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन के वजह से होने वाली घटनाएं। तो उसके अंदर हम लोग ये पहला देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, उसके बाद टिंडल इफेक्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर देखेंगे टिंडल इफेक्ट। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। सनलाइट और सनसेट का जो डिले हम लोगों को देखने को मिलता है वो भी हम लोगों को किसकी वजह से देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एटमॉस्फेयर में जो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से हम लोगों को कौन से फिनोमिना देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है इस टॉपिक के अंदर। पहला है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, यानी कि हम लोग जब भी देखते हैं रात को आसमान में तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्टार्स जो है वो क्या होते रहते हैं, ट्विंकल होते रहते हैं। ओके, पर हकीकत में तो हमको पता है कि स्टार जो है वो कभी ब्लिप नहीं होते, वो कभी ट्विंकल नहीं होते। सो हाउ कैन वी डिफाइन दैट? इट इज डिफाइंड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Atmospheric refraction is due to the gradual change in the refractive index of the atmosphere. अभी पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या 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 है। तो जनरली जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो हमारा जो रे है वो कितना डिफ्लेक्ट होगा वो हमको कैसे मालूम चलेगा, वो हमको मालूम चलेगा फ्रॉम द स्नेल्स लॉ एंड दैट विल बी डिफाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट वाला चैप्टर अच्छे से स्टडी किया है ना तो वो पता चलेगा कि रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ आता है, जो कि क्या देता है हम लोगों को, कांस्टेंट देता है इंसिडेंट रे यानी कि साइन आई बाय साइन आर। क्या मिलता है हमको, कांस्टेंट मिलता है, और ये क्या है हमारा स्नेल्स लॉ है। ऑल्सो ये जो लॉ है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर का सेकेंड पॉइंट भी आप कह सकते हो। तो इसके अंदर से मेरे को क्या पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, मेरा जो लाइट का रे है वो कितना बैंड होगा, वो मेरे को कैसे मालूम चलेगा, वो फ्रॉम द मीडियम पता चलेगा। अगर एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट टू है, डेंसर मीडियम के अंदर लाइट जो है वो ट्रांसफर होगी तो क्या डेविएशन जो है वो ज्यादा होगा कम होगा, तो वो मेरे को मालूम चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका जो एटमॉस्फेरिक लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। ओके, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वो एटमॉस्फेरिक लेवल क्या होता जाएगा, हैवियर होता जाएगा। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक लेवल जो है एयर का, हमारा हमको पता है ना कि हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर यहाँ पर सारे एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं। वो एटमॉस्फेयर के जो लेयर होते हैं वहाँ का प्रेशर जो है जब भी हमारी लाइट की रे धीरे धीरे अंदर आएगी तो उसका लेवल जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वो इस तरह से कर्व्ड शेप में हमको देखने को मिलती है धीरे धीरे करके। स्टार से जो लाइट निकली है उसके बारे में यहाँ पर देखो। तो हकीकत में क्या होता है कि रियल पोजीशन ऑफ द स्टार जो है उसके में अंदर क्या होता है कि यहाँ से लाइट जो है अंदर आती है, जबकि हम कहाँ पर देख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं। इस वजह से हमको रियल पोजीशन और स्टार की अपेरेंट पोजीशन के बीच में डिफरेंस दिखता है। हमको अपेरेंट पोजीशन अपर साइड में दिखती है जबकि हकीकत में वो रियल पोजीशन नीचे है स्टार की। और ये जो है वो कर्व्ड शेप क्यों बना, क्योंकि लाइट की रे जो है वो एक एटमॉस्फेयर लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होते हुए एटमॉस्फेरिक लेवल में आती है। तो धीरे धीरे करके एक एक जगह ऊपर रिफ्रैक्शन होता है। इस वजह से जब भी वो हमारी लाइट की रे हमारी आईज में आती है तो कर्व्ड शेप में आती है, जबकि हम लोग स्ट्रेट देख रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमको जो अपेरेंट पोजीशन है, हमको स्टार दिखता है ओरिजिनली में ऊपर, जबकि वो हकीकत में है ही नहीं वहां पर। ओके,
So light gradually bend towards the normal. So the real position of the star is different from its apparent position. Okay, तो इस तरह से हमको twinkling of the stars की phenomena जो है वो देखने को मिलते हैं. देखो यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है. आप लोग देख सकते हो फिगर के अंदर मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है. फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग देख सकते हो फोटोग्राफ के अंदर. यहाँ पर बहुत ही ईजी है. ये यही है सेम टू सेम फिनोमेना. आप लोग रीड कर सकते हो. यहाँ पर आप पॉज करके भी लिख सकते हो. ओके, क्वेश्चन आज आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन dispersion of light by prism. And question number 2, explain the twinkling of the star. Okay. अब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों हमको देखने को मिलता है? तो वो भी हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. The sun is visible to us about the 2 minutes before the sunrise and about the 2 minutes after the sunset due to the atmospheric refraction. The apparent flattening of the sun's disk at the sunrise and the sunset is also due to the atmospheric refraction. हमको जो है ओरिजिनल पोजीशन जो है वो उससे पहले ही दिख जाती है या तो फिर 2 मिनट बाद हम लोगों को खत्म होती है. तो उसके होने की वजह भी क्या है? हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है. बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है. आपकी बुक के अंदर भी बहुत ही शॉर्ट टॉपिक दिया गया है. तो ये भी इस शॉर्ट टॉपिक के अंदर ही आपको लिखना है. आपको ज़्यादा इसके अंदर लिखना भी नहीं है. सिर्फ इतना ही लिखना है कि 2 मिनट हम लोगों का सनराइज होता है, 2 मिनट में हम लोगों का सनसेट जो होता है. वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इसके अंदर ये फिगर जो है वो ड्रॉ करनी है अपरेंट पोजीशन. इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, विजुअलाइज करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से सनराइज और सनसेट के बीच में जो डिलेड होता है वो हमको कैसे देखने को मिलता है. आपकी बुक के अंदर बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम इसका वीडियो विजुअलाइजेशन करके फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे. स्केटरिंग ऑफ लाइट जो स्टैंडर्ड 9th के अंदर आपका आ गया था. टिंडल इफेक्ट जो है, अगर नहीं आया है तो आप लोग स्टैंडर्ड 9th का लेक्चर देख सकते हो. टिंडल इफेक्ट के लिए मैंने वहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात की है कि टिंडल इफेक्ट है क्या, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कौन से कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं. वहाँ पर हम लोग टिंडल इफेक्ट का जो है वो देख सकते हैं. तो इसके बारे में आप लोगों को देखना है तो आपको मैं लिंक दे दूंगा आई बटन के ऊपर. वो आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, टिंडल इफेक्ट वाला जो लेक्चर है स्टैंडर्ड 9th का वो देख सकते हो. या तो फिर स्टैंडर्ड 9th के प्ले लिस्ट में जाके भी आप लोग टिंडल इफेक्ट वाला जो टॉपिक है वो सर्च करके लिख सकते हो. अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू. सो हमारे एटमोसफेयर के अंदर दो टाइप्स के पार्टिकल होते हैं जनरली. एक रेड पार्टिकल होते हैं और एक ब्लू पार्टिकल होते हैं. But as compared to the red particle, blue particle's wavelength is very much high than the red particle. So it will be transfer in the more high rate than the रेड पार्टिकल्स. तो जो हमारा सनलाइट जो है वो जैसे ही किसी पार्टिकल्स के ऊपर गिरेगा तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होंगी वो पार्टिकल्स जो है वो हमारी आइज में इजीली ट्रांसफर करके आएंगे और हमको दिखेंगे. इस वजह से सनलाइट जो है वो ब्लू पार्टिकल्स के ऊपर गिरेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होके सीधा कहाँ पर गिरेगी? हमारी आइज के अंदर. तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा फिनोमिना जो है वो ब्लू देख सकते हैं. ओके, कई बार हम लोगों को रेड देखने को मिलता है. हकीकत में ऐसा तो है ही नहीं ना कि भाई स्पेस जो है वहां पर कोई कलर है, पर हम लोगों को आसमान ब्लू दिखता है. इसकी वजह यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में दो पार्टिकल है, रेड और ब्लू. बट रेड पार्टिकल्स की वेवलेंथ मच स्मॉलर है एज कंपेयर टू द ब्लू पार्टिकल्स. तो ब्लू पार्टिकल्स जो है वो फटाफट से सनलाइट से टकरा के उसकी वेवलेंथ हाई होने की वजह से हमको वो विजिबली देखने को मिलते हैं. और हम लोगों ने प्रिज्म वाले फिनोमिना में भी देखा कि विबग्योर के अंदर ब्लू जो है उसका रिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेड. इस वजह से इसकी वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होंगी इसके कंपैरिजन में, रेड वाले के कंपैरिजन में. तो इस तरह से वो पूरा का पूरा जो लाइट है वो हमको कैसा देखने को मिलता है? ब्लू देखने को मिलता है. एंड दैट विल बी योर लास्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट.
Why is the color of the clear sky blue? Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone and take care of yourself. यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म कर रहे हैं हम लोग. ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. और कोई भी किस्म का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक. कोई पूछता तो है ही नहीं, पर फिर भी मैं बोलते ही रहता हूँ हर बार के लेक्चर में. ओके, चलो टिल देन बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.